जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के साथ आज मेरी बात पुनः होने जा रही है। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पेपर 3 के अंतर्गत जो भारत का इतिहास है उसमें आधुनिक भारत के इतिहास के किसी एक प्रश्न से जोड़ूं और उसकी व्याख्या बताने की कोशिश करूं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो निर्धारित सिलेबस है उसमें ढेर सारे शीर्षक आपके समक्ष परीक्षा उपयोगी सिलेबस के अंतर्गत दर्ज कराए गए हैं और उन शीर्षकों का विषयवार और क्रमबद्ध अध्ययन आपसे अपेक्षित किया गया है। तो आज उसी सिलसिले में किसी एक शीर्षक को मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। वो शीर्षक होगा जो आप देखते होंगे, आप जब सिलेबस से होकर गुजरेंगे तो आपको ढेर सारी सिलेबस के अंतर्गत कई शीर्षक देखने को मिलेंगे। उन्हीं एक शीर्षकों में मैं एक शीर्षक को आपके समक्ष दर्ज करा रहा हूं। उसमें आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत शीर्षक संख्या 25 में दर्ज है ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व प्रशासन, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली और साथ साथ महालवाड़ी, ये सारी प्रथाएं जो ब्रिटिश काल औपनिवेशिक काल में जो चल रही थी उसके संदर्भ में आपसे अपेक्षा की गई है कि उसके संदर्भ में आप अपना ज्ञान को वर्धित करें। तो यदि इस हिस्से को लेकर के यदि कोई प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो शॉर्ट नोट्स की हैसियत से हो, चाहे वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न के तरीके से पूछी जाए, किसी भी भावी प्रशासक से जो प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नों के समझ रखते हुए अपनी लेखनी को उसी तरह से धारदार प्रस्तुति के साथ अपने व्याख्यान को दर्ज करें। तो चलिए एक प्रश्न मैं रखता हूं आपके समक्ष, और वो प्रश्न यहां आप देख रहे हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। यदि इस प्रश्न का आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाए तो कैसे उसकी व्याख्या देनी है, किन बातों का समावेश करना है, ये सारी चीजें मैं आपको एक प्रश्न की व्याख्या के तर्ज पर, नमूने के तर्ज पर रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी व्याख्या को आप अपने संज्ञान में लेंगे और परीक्षा उपयोगी जानकारियों को अपने साथ जोड़ करके और अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति पर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या मैं बिना विलंब किए आपके समक्ष दर्ज करा रहा हूं। आपकी व्याख्या जुड़नी चाहिए कि मद्रास के सबसे पहले इस शब्द को मैं थोड़ा सा इशारे से बता दूं। इस शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम वांछित होना चाहिए कि आखिर रैयतवाड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप यहां दर्ज करते हैं, रैयत का मतलब होता है कृषक या जो मालिकाना हक जिसका होता है, और वाड़ी का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रबंधन। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर के रैयतवाड़ी शब्द बना है। लेकिन अब चलते हैं उसकी व्याख्या को दर्ज करते हैं। तो आप लिखते हैं कि मद्रास का एक बहुत बड़ा महल क्षेत्र जो था, उस क्षेत्र विशेष के उस जिले में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली जो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। ये उस वक्त के तात्कालिक गवर्नर थे, जिसकी व्याख्या इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उसके बाद आप उसमें दर्ज करते हैं कि जो बातें बिल्कुल टू द पॉइंट लिखनी चाहिए वो सारी बातें मैं दर्ज करा रहा हूं। इस परीक्षा की खासियत ये होती है कि जो बातें मांगी गई हैं, जो प्रश्न की व्याख्या मांगी गई है, उसको सीधी सी बात आपको दर्ज करनी है। तो चलिए, मैंने कहा कि कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। आगे मैं लिखता हूं कि वस्तुतः जो है वो मुनरो ही इस प्रणाली के प्रवर्तक माने जाते हैं। वैसे टॉमस रीड का भी नाम जुड़ता है, लेकिन कैप्टन रीड का भी नाम जुड़ता है, लेकिन टॉमस मुनरो जो है वो इसके सही प्रवर्तक माने जाते हैं। और मुनरो ने अपनी कार्यवधि में, उसका जो टेन्योर था, मुनरो का जो कार्यकाल था, उस कार्यवधि में 1824 ईस्वी में इस प्रणाली का आधार मुनरो ने ही प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे बता दूं कि वो स्कॉटिश थे। टॉमस मुनरो जो थे स्कॉटिश थे और वहां से आए हुए थे और यहाँ पर तात्कालिक गवर्नर थे। आगे मैं आपको बात करते हुए कौन की मुख्य बातों को दर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने कहा कि रैयत अर्थात कृषक, रैयत जो है या कृषक जो है, कृषक ही अपनी भूमि का वास्तविक स्वामी है। क्योंकि उस वक्त तात्कालिक स्थिति में क्या था कि जमींदारों को उसके पहले की व्यवस्था के तहत, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अधिकृत कर दिया गया था। उसमें परिवर्तन ला करके टॉमस मुनरो ने जमींदारों के क्षेत्राधिकार को कम करके कृषकों को यह दायित्व सौंपा था। तो उसके अनुसार कि रैयत अर्थात कृषक ही अपनी भूमि का वास्तविक स्वामी होंगे, ना कि सरकार या फिर कोई मध्यस्थ, जिसको मिडिलमैन कहते हैं। मिडिलमैन की पोजीशन को टॉमस मुनरो ने बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया था, हटा दिया था।
तो रैयत से लिया जाने वाला भू राजस्व भी स्थायी रूप से निर्धारित होना चाहिए, ऐसा मुनरो की तैयारी थी। तो कुल मिलाकर के थॉमस मुनरो ने एक तरह से ड्रास्टिक चेंज किया और स्थायी बंदोबस्त की जो परंपरा थी, जो अपने तौर तरीके थे, उसमें तात्कालिक बदलाव किया था। अब उसके आगे आपकी कलम उस दिशा में चलनी चाहिए कि उस निर्धारित करना चाहिए ताकि भू राजस्व की अनिश्चितता समाप्त होकर के रैयत को अपनी भूमि के परिश्रम का लाभ मिले। तो थॉमस मुनरो की यही कोशिश थी कि जो रैयत होते हैं, जो कृषक होते हैं, वो जमीन के असली लाभार्थी होने चाहिए, असली लाभुक होने चाहिए, और उसके तहत ही उसने सीधा सीधा जमींदारों से अधिकार क्षेत्र को कम करा करके रैयतों के नाम अर्थात किसानों के नाम करवाया उसने। आगे मैं लिखता हूं, इसके बाद इसके अतिरिक्त थॉमस मुनरो ने कहा कि करदाता की सहमति से ही भू राजस्व तय किया जाएगा। मतलब किसानों को सर्वस्व बनाते हुए थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत यह बताने की कोशिश की, यह व्यवस्था लागू की कि करदाता अर्थात जो टैक्स पेयर होंगे उसकी सहमति से ही भू राजस्व तय किया जाए। तो एक तरह से कहा जाए उस समय थॉमस मुनरो की ये जो तैयारी थी वो पुरानी जो परंपराएं थी उससे बिल्कुल उससे अलग थी। आगे मैं लिखता हूं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेजों ने भू राजस्व का निर्धारण कर सीधे रैयत से 30 वर्ष का लंबी अवधि के लिए अनुबंध किया था। मतलब एक तरह से लीज दिया या उनके साथ एग्रीमेंट किया, किनके साथ, किसानों के साथ, रैयतों के साथ, और उसकी अवधि निश्चित की 30 वर्ष की अवधि निश्चित की गई। यह अनुबंध एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया। और इस दिशा में आगे आपको लिखना चाहिए, और आपको क्या लिखना चाहिए तो देखें आप। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में आप लिखते हैं आगे, ये सारी बातें आपको दर्ज करनी चाहिए। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में भू राजस्व कृषि उपज का एक हाफ पार्ट निर्धारित किया गया था, लेकिन मुनरो ने उसे और 1807 ईस्वी में उसे घटा करके 1/3 निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था। तो इससे पूर्व जो है टैक्स की जो राशि ली जाती थी वो 1/2 भाग ली जाती थी, उसे थॉमस मुनरो ने घटा करके 1/3 भाग कर दिया था। ये प्रपोजल रखा था। और 1820 ईस्वी के बाद आपको मैं बताना चाहूँगा, 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी तक का जो कालखंड था, इस अवधि में जब थॉमस मुनरो मद्रास प्रांत के गवर्नर बन रहे थे तो यह प्रणाली मद्रास समेत देश के अन्य हिस्सों में भी लागू कर दी गई थी। बंगाल में था, है ना, बंगाल क्षेत्र में भी लागू किए गए थे, आसाम क्षेत्र में भी लागू किया गया था। तो इस तरह से मद्रास समेत बंगाल और आसाम क्षेत्र में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जानने के लिए आपको यहाँ कुछ और शीर्षकों के तहत इसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि रैयतवाड़ी आखिर भू बंदोबस्त जो व्यवस्था थी, जो इसकी विशिष्टताएं क्या थी, इसके गुण क्या थे, इसके दोष क्या थे। इन 3 बिंदुओं के तहत ही आप रैयतवाड़ी व्यवस्था को विधिवत जान सकते हैं। तो चलिए उस दिशा में मैं आपको लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर रैयतवाड़ी भू राजस्व लागू करने के या प्रणाली लागू करने के तात्कालिक कारण क्या थे। आपको उन कारणों पर भी दृष्टिपात करनी चाहिए। तो याद रहे, जब परीक्षा में शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा इस विषय पर, कभी कभी तुलनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था का तुलनात्मक अंतर प्रस्तुत करें, या फिर कहा जाएगा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन को विवेचना करें, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। या फिर शॉर्ट नोट्स में जैसा कि मैंने बताया कि अभी चर्चा चल रही है रैयतवाड़ी व्यवस्था की, हो सकता है इस पर महालवाड़ी पर प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर स्थायी बंदोबस्त पर पूछा जा सकता है। तो चाहे विषय कोई भी हो, यदि आप बिंदुवार सामग्रियों को संकलित करते हैं, सूचनाओं को अंकित करते हैं, लेखन अभ्यास करते हैं, तो निसंदेह आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो आप यहाँ लिखते हैं कि रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली को लागू करने के कारण क्या थे। तो उन कारणों पर नजर जानी चाहिए कि तात्कालिक जमींदार व्यवस्था के कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो आखिर ये व्यवस्था लागू क्यों की गई थी? क्योंकि इसके पूर्व में चल रही व्यवस्था में जमींदारों के तहत जमींदारों को जो क्षेत्राधिकार दिए गए थे, उसके कारण क्या हुआ था कि अव्यवस्था से उत्पन्न हो गई थी। एक तरह से उनकी ऑटोनॉमी चलनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण किसानों के अधिकार छीन से लिए गए थे। इसलिए उनको ये व्यवस्था जो है सो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। दूसरे कारण पर अगर दृष्टि दी जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं, दूसरा कारण यहाँ देखने को मिलता है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कंपनी को वित्तीय दृष्टि से घाटा लगने लगा था। ये भी जानने की जरूरत है कि इसके पूर्व में लागू जो व्यवस्था थी
भू बंदोबस्त की, उसमें स्थायी बंदोबस्त के कारण कंपनी को, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से काफ़ी डेफिसिट की स्थिति लगने लगी थी, क्योंकि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था ना, वो जमींदारों को देना पड़ता था। तो जमींदारों के हिस्से भी चला जाता था बहुत बड़ी राशि। उसको निजात पाने के लिए थॉमस मुनरो ने कृषकों को, अर्थात रैयतों को, ये दायित्व दिया। इसी तरह से कारणों पर अगर और नज़र डालते हैं तो यहाँ आपको देखना चाहिए कि और तीसरा कारण क्या था रैयतवाड़ी व्यवस्था के लागू होने के। तो मैं उसी पर आपकी दृष्टि चाहूँगा। तीसरा कारण हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करें, कि कंपनी जमीन की बढ़ती हुई आय पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकती थी, क्योंकि लगान अथवा राजस्व में वृद्धि करने के लिए न्यायालय की पूर्ण सहमति लेना तात्कालिक समय में आवश्यक थी। तो ये भी एक मुख्य कारण को माना जा सकता है। अन्य प्रमुख कारणों में आप इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जमीन की बढ़ती हुई आय पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकती थी उस वक्त, क्योंकि लगान अथवा राजस्व में वृद्धि के लिए उसे तात्कालिक रूप से न्यायालय की पूर्व सहमति की आवश्यकता थी। तो इस कारण से, इन्हीं कारणों को, दृष्टिगत जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था थॉमस मुनरो ने। अब इसके बाद आपसे अपेक्षा की जाती है कि आखिर यदि यह व्यवस्था थी तो इसकी कुछ प्रमुख विशिष्टताएं होंगी। तो चलिए उसकी विशिष्टताओं पर दृष्टिपात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं को देखने की कड़ी में आपका कलम फिर आगे रफ्तार देना चाहिए, और आप उसमें लिखते हैं कि यह अनुबंध, यह जो मैंने बताया इसकी थोड़ी देर पहले कि 30 वर्षों का जो अनुबंध था, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, यह कॉन्ट्रैक्ट सरकार के द्वारा, इसको आप कैसे लिखते हैं, यह कॉन्ट्रैक्ट सरकार के द्वारा सीधे रैयतों के साथ किया गया था। यह सबसे बड़ी विशेषता थी। मतलब एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ सीधा का सीधा रैयत अर्थात कृषक, दोनों के बीच में सीधा कॉन्ट्रैक्ट था, बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। इसकी प्रमुख विशेषता थी, जो पहले भी इशारे से मैंने बता दिया। दूसरा, कृषक को ही भूमि का वास्तविक स्वामी बना करके स्वीकार किया गया था। तो एक तरह से देखा जाए कि पावर का डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर जो है यहाँ से देखने को मिल रहा है कि कृषक को ही भूमि का वास्तविक स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया। तीसरा कारण को देखेंगे कि रैयत के साथ साथ भू राजस्व के निर्धारण कार्य जिलाधीशों को सौंपा गया था। ये बात को आप नोट करने की जरूरत है, परीक्षा में इसको जरूर दर्ज करेंगे आप कि रैयत के साथ भू राजस्व के निर्धारण का कार्य जिलाधीश, जो तात्कालिक रूप से जो कलेक्टर हुआ करते थे, तात्कालिक कलेक्टर जो हुआ करते थे, उन जिलाधीशों को सौंपा गया था, जिसे अपने जिले से लगभग इतने किसान, है ना, इतने किसानों के को उसको अब उसके तहत जो है उसको व्यवस्था करनी होती थी। अब चलिए थोड़ी सी व्यवस्था मैं बता दूं कि रैयत भू राजस्व प्रणाली के गुणों पर चर्चा होनी चाहिए। थोड़ी सी गुणों की चर्चा कर ली जाए और थोड़ी सी दोषों की चर्चा कर ली जाए। तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं और उस पर तो रैयतवाड़ी भू राजस्व का गुण को नजर देखते हैं। तो भू राजस्व देते रहने तक रैयत का, ये जो गुण की बात अगर की जा रही है, तो ये जो रैयत भू राजस्व प्रणाली है उसकी गुणों की बात की जाए तो भू राजस्व देते रहने तक रैयत का भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए इस प्रणाली में कुछ स्थायित्व आया और वह परिश्रम के द्वारा कृषक को उन्नत बनाने के लिए प्रेरित हुआ। चूंकि अब प्रॉपर्टी का जो जमीनें थीं, जो भूमि का जो विस्तृत भूभाग था, अब उसका पूरा का पूरा दायित्व किसानों के अधीन आ गया, रैयतों के अधीन आ गया। तो अब वो उसमें परिश्रम के द्वारा उन्हें उन्नत बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो अधिकाधिक रूप से उसमें प्रोडक्ट बना सके या उसमें उत्पादित कर सके। हालांकि आगे लिखनी चाहिए आपको, हालांकि भू राजस्व की दर काफी ऊंची थी, याद ये लिखने की जरूरत है। हालांकि उस वक्त जो लैंड रेवेन्यूज पर जो टैक्सेस इंपोज किए गए थे उसकी दर तो थी काफी अधिक थी, लेकिन इसका निर्धारण लंबी अवधि के लिए स्थायी रूप से किया गया था। अतः बार बार जांच पड़ताल के द्वारा उसमें वृद्धि होने की चिंता से रैयत को राहत मिलती थी। तो किसी तरीके रूल्स और रेगुलेशन पर जो डिफरेंसेस थे या उस पर जो रेगुलरिटीज थी, उसके एक निश्चित टेन्योर था कि इस टाइम फ्रेम में किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसान एक निश्चित कालावधि तक अपने खेतों पर, अपने भूभाग पर निश्चितता के साथ उत्पादित कर सकते थे फसलों को। तो ये इसके गुणों के संदर्भ में देखने की जरूरत है। आगे आप लिखते हैं कि इस प्रणाली के अनुसार ब्रिटिश सरकार से यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि भूमि के किरायों के राशि पर, भूमि के, यहाँ देखिएगा, ये बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि
इस सिद्धांत प्रणाली के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि भूमि के किराए की राशि पर, भूमि की किराए की राशि पर नहीं बल्कि इसके एक अंश पर भू राजस्व के रूप में सरकार को अधिकार होना चाहिए। ये इसके गुणों के संदर्भ में बात हो रही है। मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसका कोई एक छोटा सा पार्ट जो होगा, एक अंश भू राजस्व के रूप में सरकार के अधिकार होना चाहिए। ये उसके गुणों के संदर्भ में बात की जा रही है। तो ये सारी बातों को दर्ज करते हुए आपको इस प्रश्न के जद पर जाने की जरूरत है। अब अगर थोड़ी सी चर्चा इसके दोषों पर नजर किया जाए तो देखते हैं कि अगर इसके तात्कालिक गुण थे तो कुछ दोष भी होंगे। तो परीक्षाओपी की जानकारियों के तहत आपको दोषों पर भी दृष्टिपात करना चाहिए, अर्थात संतुलित व्याख्या जब तक नहीं होगी तब तक एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे आप। तो थोड़ा सा दोषों पर भी नजर जानी चाहिए कि क्या थे उस वक्त की लेकुनास, क्या थे, क्या कमियां थी। तो हालांकि मुनरो के प्रयास से इस प्रणाली में भू राजस्व, यहाँ मैं लिखता हूं जो पहले ही बता चुका हूं कि हालांकि मुनरो के प्रयास से इस प्रणाली में भू राजस्व में हाफ पार्ट से घटा करके 1/3 जरूर कर दिया गया था, किंतु फिर भी यह काफी ऊंची धनराशि थी। अब यहां पर देखिए, यह अलग बात था कि भू राजस्व की जो दर घटाई गई थी, इसके बावजूद भी वो राशि जो थी उस वक्त के तात्कालिक रैयतों के हिसाब से वो देय राशि नहीं थी, अर्थात फिर भी वो राशि ऊंची थी। तो रैयत के सामर्थ्य से बाहर थी, फलतः रैयत क्रमशः निर्धन होते गए। तो ये जो कुछ साइड इफेक्ट्स था उस वक्त के इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत देखने को मिला था। तो ये से आप उसके दोष के संदर्भ में देख सकते हैं। आगे आपको लिखना चाहिए, दूसरे दोषों के संदर्भ में बात करें तो इस प्रणाली में भू राजस्व के निर्धारण एवं उसकी वसूली में ग्राम पंचायतों की सर्वथा अपेक्षा की गई। याद रखा जाए, यहाँ ग्राम पंचायतों की उपेक्षा की गई। चूंकि रैयत इसके मुख्य हो गए, किसान हो गए, इसलिए ग्राम पंचायत का जो अधिकार क्षेत्र था वो तुलनात्मक तरीके से रैयतवाड़ी व्यवस्था की तुलना जब आप महालवाड़ी से करते हैं तो यहाँ पर एक साफ साफ अंतर समझ में आता है कि वहाँ पर उसकी वसूली में ग्राम पंचायतों की उपेक्षा की गई, मतलब उसे इग्नोर किया गया। ये उसकी एरर में माना जाता है, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भू राजस्व वसूल करते समय रैयत पर अत्याचार किए गए। क्योंकि किसान अब उसके संदर्भ में एकाकी होते चले गए थे, ग्राम पंचायतों का प्रभाव उन पर कम था, इसलिए ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किसान जो है भू राजस्व को कलेक्ट करने समय रैयतों पर एक तरह से अत्याचार किया जाने लगा था। तो जहां पर इसके कुछ गुण थे वहां इसके कुछ दोष भी देखने को मिल रहे हैं। आगे आप लिखते हैं, तथा उसके परिणामों के आधार पर उसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि रैयत से कृषि उपज के संदर्भ में पूछा नहीं गया। मतलब कृषि का जो प्रोडक्ट होगा वो रैयतों से पूछा नहीं जाता था और एक तरह से उनमें अनारगल जो है किसी तरह का एक तरह से आरोप लगा करके उन पर उनकी तकनीकी परेशानियां या उनको कागजी परेशानियां पैदा की जाती थी। अब उससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता है, ये उसकी त्रुटियों में आता है, दोषों की सूची में आता है। कुल मिलाकर के अब एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष की ओर हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक निष्कर्ष से भी आपके प्रश्न की जरूरत जो है सो एक संतुलित व्याख्या देखने को मिलती है। आप लिखते हैं कि कुल मिलाकर कहा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि को क्रय विक्रय और गिरवी रखने की वस्तु बना दी गई थी। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर मैं निष्कर्ष बताऊं कि आखिर इसका सार क्या था, तो ये बताने की जरूरत है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि को अर्थात जमीन को क्रय विक्रय और गिरवी रखने की वस्तु बना दी गई थी। और इस पद्धति में भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उपज पर ना करके, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा, भूमि के उपज पर ना करके भूमि पर किया जाता था। इस पद्धति में लैंड रेवेन्यूज का जो कैलकुलेशंस था, जो निर्धारण था, वो भूमि पर होने वाले उपज पर ना करके भूमि पर किया जाता था, जो कि किसान के हित के लिए कदापि नहीं था। क्योंकि एक तरफ किसानों को किसान के उनके जमीन का प्रॉपर्टी या उनका मालिकाना हक दे दिया गया, उसके बाद उसके बावजूद भी यहाँ आप देख रहे हैं कि भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उपज पर ना होकर के भूमि पर किया जाता था, जबकि उससे उत्पादित वस्तुओं पर होनी चाहिए थी। आगे आप लिखते हैं, तो जो कि किसानों के हित के लिए नहीं था। फिर भी अब मैं कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा हूं, फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के सापेक्ष एक प्रगतिशील कदम था।
यदि कंपैरेटिवली या तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो स्थायी बंदोबस्त की तुलना में एक तरह से प्रोग्रेसिव स्टेप माना जा सकता है। किसको? रैयतवाड़ी ये जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी उसे एक तरह से क्या एक माना जा सकता है, एक कदम आगे का माना जा सकता है, लेकिन उसका ढांचा वही था। ये बात को आप एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष के संदर्भ में देखते हैं। उसका भी कॉलोनियल नेचर था, अर्थात इंपीरियल नेचर था, साम्राज्यवादी नेचर ही था, जिसके कारण जिसका केंद्रीय उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना था। अल्टीमेटली अगर स्थायी बंदोबस्त की बात भी करें, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, चाहे महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें, कुल मिलाकर के अंतिम रूप से यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय उद्देश्य इन तीनों भूबंदोबस्त व्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना है। तो ये चीज हमने आज के संदर्भ में डाल करके आपको इसके सांकेतिक व्याख्या देखने की कोशिश की। तो यदि इतनी सी बातें आदि परीक्षा को आप गूंथ करके बेहतरीन तरीके से सजा कर लिखने की कोशिश करते हैं तो उक्त बिंदुओं पर एक सारगर्भित व्याख्या आपके द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसे परीक्षक के द्वारा पसंद किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सत्र को आप ध्यान से सुने होंगे। यदि आज आपके मेरे सत्र को यदि आपने पसंद किया हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जो साझा करें। बहुत जल्दी किसी नए विषय को लेकर के मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मैं इसी तरह से सामग्रियों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहता चलूंगा। अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी अर्थात ACS एकेडमी के सौजन्य से ये सारी बातें आप तक पहुँच रही हैं और अतुल्य सिविल सर्विसेज के निदेशक की हैसियत से मैं रमन कुमार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे संस्थान के द्वारा JPSC की मुख्य परीक्षा की तैयारी में तमाम उन विषयों पर एक सारगर्भित नोट्स आप तक पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है और बहुत सारे लाभुक छात्र इसका नियमित रूप से लाभ उठा रहे हैं। यदि आपको इसका लाभार्थी बनना है तो आपको एक नंबर नोट करना चाहिए। आप उसे नंबर को नोट कर लें, 8292316880। इस नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे अपने विषय के संदर्भ में विशद व्याख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो पर ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।